दिन में अपना हर एक घंटा आपको पता होना चाहिए आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो। सबका मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा और सबको एक एक वीडियो देख ली और मैंने अपने उसी टाइम पे रिसोर्सेज फिक्स कर दिए कि ये मेरे हर सब्जेक्ट के टीचर होंगे और उनको ही एंड तक फॉलो करा। करंट अफेयर का तो बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, सुबह लाइव देख रहे होते हैं 1 घंटे हाँ, वो और उसको नोट कर रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। वो कोई फायदा नहीं। नहीं, मतलब मैं ऐसा करती थी कि अपना मंथ का एक टारगेट बना लेती थी, मुझे इस मंथ क्या फिनिश करना है। उसके बाद एक वीक टारगेट रहता था, इस वीक में मेरा ये होना चाहिए। और हर रोज सोने से पहले नेक्स्ट डे का मैं टारगेट बनाती थी, डेली ट्रैकर, कि मैं अपने हर घंटे कैसे स्पेंड करने वाली हूँ। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। तो स्पीड के लिए कोई ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रिल्स हैं या फिर कुछ ऐसा प्रैक्टिस है आप कुछ करते हो? क्या करते थे? तो मॉक टेस्ट मुझे लगता है ऐसे बच्चों को अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल एंड में जाके देंगे। स्टार्टिंग से देंगे तो खुद को पुश मिलेगा कि नहीं अब हम 120 पे हैं, 130 पे हैं, हमें 150 प्लस जाना है। तो कोई एवरेज बच्चा है, ठीक है, उसका नॉर्मल BA BSc है, उसको CGL क्रैक करना है, तो कितना टाइम पीरियड वो लेके चले कि इतने टाइम में उसका सिलेबस कवर हो जाएगा? हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं SSC फैक्ट्री पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ पारुल हैं। SSC CGL 2025 में इनका सिलेक्शन हुआ है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट इनको मिली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। 1 साल में इन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक करे हैं, जो कि आप सभी लोगों का सपना है कि आप भी डिफरेंट एग्जाम जो एक्सप्लोर कर रहे हो कि किसी ना किसी एग्जाम में तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, एक अच्छी पोस्ट हमें मिले। तो वो 2-3 एग्जाम इन्होंने क्रैक करे हैं जो आपका सपना है, राइट। और भी अच्छी इनकी जर्नी इस तरीके से ज़्यादा बेटर है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जॉब कर रहे थे प्राइवेट, है ना। वहाँ पे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि जॉब के साथ साथ आपको पढ़ना भी है, राइट। एक तो आपका 8-9 घंटे का जॉब ही रहता है, फिर और भी काम है आपके, ठीक है, और फिर आपको पढ़ाई भी करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट को हम और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कम समय में ले पाएँ, राइट। तो चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी लोगों की कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM करके भी पूछ सकते हो। और एक बात और बता दूं आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री इनिशिएटिव हमने लिया है। 120 डेज का टारगेट सीरीज हम चला रहे हैं और फ्री मेंटरशिप हम दे रहे हैं। तो एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप यहाँ DM करेंगे तो हम उधर आपको ज्वाइन करवा देंगे। तो पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है SSC फैक्ट्री पर। हेलो सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन आप अपने मुंह जुबानी दे दीजिए। Okay. Hi everyone, my name is Parul Gupta. I'm from Chandigarh. I recently cleared SSC CGL 2025 and got selected as ASO in CSS. ओके, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम ट्रैवल करके आप आए बच्चों से बात करने के लिए। थैंक यू सर। ओके, तो अगर मैं जैसे आपका बिल्कुल शुरुआत से ही थोड़ा जानना चाहूँ बैकग्राउंड, तो जिससे हमें पता चले कि आपका कैसा रहा बचपन और वो सारा कुछ पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, तो वो ओवरऑल थोड़ा बता दो। ओके, तो सर मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने अपनी 10th 12th सब चंडीगढ़ से करी है, भवन विद्यालय चंडीगढ़। 10th में मेरा 9.8 CGPA था, 12th में 93% था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो वहाँ पर भी स्कोर अच्छा था, 8.05 CGPA था और डिस्टिंक्शन के साथ मैंने क्लियर करा। उसके बाद मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हो गई थी और वो थी ZS एसोसिएट्स, गुड़गांव की कंसल्टिंग कंपनी है, तो मैंने वहाँ पर वर्क करा और वो अच्छी जॉब थी। वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मेरी फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब थी। बट ड्यूरिंग द जर्नी मुझे लगा कि मुझे एक पब्लिक सर्वेंट बनना है और मेरा इंक्लिनेशन हुआ टुवर्ड्स UPSC एंड SSC CGL। तो उस समय मैंने फिर एक कॉल लिया कि मैं और प्रिपरेशन करूँगी और कोई एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। तो उस समय मैंने डिसाइड करा कि UPSC शायद मेरे 2 to 3 इयर्स ले ले और वो जॉब के साथ मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा पहले मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूँगी एंड देन UPSC के लिए मूव करूँगी। तो मैंने SSC CGL का नाम सुना उसी टाइम जब मैं सब सर्च कर रही थी और ChatGPT भी आ गया था, तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि ये सारे एग्जाम्स होते हैं। तो मैंने SSC CGL का नाम सुना एंड मैंने 24 का अटेम्प्ट दिया विद जॉब प्रिपरेशन करके और वो मेरा अच्छा हुआ, उसमें रिजल्ट सब कुछ बढ़िया आया। और बट मेरे को अपनी डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल रही थी CGL 24 से, तो फिर मैंने वो ज्वाइन नहीं करी और पोस्ट प्रेफरेंस भी नहीं भरी थी, सिर्फ ग्रुप B की भरी थी और मुझे ग्रुप C पोस्ट मिल रही थी। तो मैंने सीट प्लेस नहीं करी, ज्वाइन नहीं करा और मैंने सोचा कि मैं एक दोबारा अटेम्प्ट करूँगी CGL 25 का और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो मैंने इस बार CGL 25 भी दिया और वो क्लियर करा है। AR मेरी आई है 1213 और मुझे ASO CSS मिला है। इसके साथ मैंने और एग्जाम्स थोड़े क्रैक करे हैं, जैसे कि IBSC IU, उसमें प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू था, तो तीनों राउंड्स क्लियर हुए। और मैंने बैकअप में कैट भी दिया था जो MBA के लिए होता है, तो वो भी मेरा अच्छा हुआ था। उसमें मेरी 97.2 परसेंटाइल आई थी और 98+ परसेंटाइल इन DILR और 99+ परसेंटाइल इन क्वांट। तो ये सारे मैंने एग्जाम्स दिए थे इस साल 25 में
और ये सब अच्छी जर्नी रही अब तक, और अब मैं गवर्नमेंट साइड जा रही हूँ, एंड इसके अब आगे देखते हैं मेरी कैसी जर्नी रहेगी और कौन से एग्जाम्स देने हैं। ग्रेट। अच्छा, अभी एक आपने पॉइंट बोला कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, हाँ। राइट? ये बहुत बड़ी बात है कि आपने पहले फिक्स कर लिया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पहले फिक्स कर लेते कि मैं इतनी एनर्जी इसमें लगाऊंगा, इतना टाइम है मेरे पास, फिर आगे का मैं आगे देखूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस लूप में फंसे हुए हैं, राइट? आपने भी सुना होगा कि 5-5 6-6 साल हो गए और उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो और एफर्ट उसमें डाल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या थिंकिंग रहती है? आपने कैसे क्यों फिक्स करा? हो सकता है कि और अगर आप 1 साल अगर नहीं भी होता तो फिर 1 साल और देना पड़ता, तो क्यों आपने फिक्स कर लिया ये? सर मुझे ऐसा लगता है कि टाइम की वैल्यू में पता होनी चाहिए। तो जैसे मेरा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे पता है कि हम कितने क्रंच टाइमलाइंस में अपना टास्क करते हैं। तो मैंने अपनी वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखी कि जैसे अगर मैं कोई भी एग्जाम टारगेट कर रही हूँ तो मैं उसको इतना ही टाइम दूंगी और वो उतने में हो जाना चाहिए, और अगर वो नहीं होता तो फिर मैं कुछ और सोचती। बट मैं वो लूप में नहीं फंसना चाहती थी जैसे सारे एस्पिरेंट्स कर देते हैं। तो इसलिए मैंने अपने आप को ये रखा था कि मेरा इतना ही रहेगा और इसमें मैं अपने आप को मैक्सिमम पुश करूंगी। तो उससे मुझे भी और एनर्जी आती रही कि मैं मेरा यही अटेम्प्ट है और इसमें मुझे अपना 100% देना है। तो फिर मेरे उतना ही एफर्ट डाला और मुझे रियलाइज मतलब दिखा कि हाँ वैसा ही रिजल्ट आया है। प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और मैंने बैकअप्स भी रखे क्योंकि मुझे ऐसा नहीं फंसना था कि उसके बाद मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए मैंने अपने बाकी एग्जाम्स भी दिए साथ साथ। और एक एग्जाम का अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत सारे एग्जाम्स केटर हो जाते हैं। मैंने पढ़ा इसका सीजीएल का, और बाकी भी IBCI हो, कैट, सारा इसी के थ्रू हो गया, थोड़ा सा और एफर्ट डाल के। बट ये वाली जो नॉलेज एक बार गेन करी है वो बाकी भी हेल्प हो जाती है। ओके, वो पॉइंट कौन सा था जब बिल्कुल आपको हिट करा कि नहीं मुझे अब सीजीएल के लिए जाना है, ठीक है? और फिर वहां से क्या कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं कि एग्जाम का तो पता है बट उसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या सिलेबस है, कौन से टीचर्स को मैं प्रेफर करूँ, करेक्ट। ठीक है? क्योंकि टाइम वेस्ट का वो ये कि अगर मुझे ऐसे कोई रिसोर्सेज या टीचर मिल गए जो वर्थ इट नहीं है तो बहुत टाइम चला जाएगा, राइट? तो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो शुरुआती फेज की अगर मैं बात करूँ सीजीएल का दिमाग में आया उससे लेके 5-6 महीने जो शुरुआती कैसे रहा, कैसे रिसर्च कर रही हो, क्या क्या प्रोसेस रही हो? तो सर जब मैंने अपना सोचा ये सीजीएल देने का, तब चैट जीपीटी आ चुका था। तो मैंने उससे काफ़ी कुछ पूछा, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मेरा 10th-12th ऐसा था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने उसे बोला कि मुझे एग्जाम्स बताओ, कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो मैं ईजिली कर सकती हूँ। तब मुझे सीजीएल का नाम पता चला और मैंने देखा कि इसमें 4 सेक्शंस हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जीके न्यू था मेरे लिए, बट बाकी 3 मुझे कंफर्टेबल लगे। इस चीज़ को देख के, पेपर पैटर्न को देख के मुझे लगा कि ये एग्जाम मेरे लिए सूटेबल है, तो मैंने ये चूज़ करा। और ये तो मेरी रही बात एग्जाम सेलेक्ट करने की। और जो आप कह रहे हो कि रिसोर्सेज की, तो फिर मैंने उसी समय एक मतलब सोचा कि एक बार सारे रिसोर्सेज जो भी ऑनलाइन है मैं एक बार देखती हूँ। सबका मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा और सबको एक एक वीडियो देख ली, और मैंने अपने उसी टाइम पे रिसोर्सेज फिक्स कर दिए कि ये मेरे हर सब्जेक्ट के टीचर होंगे, और उनको ही एंड तक फॉलो करा। कोई रिसोर्स बीच में चेंज नहीं करा, एंड तक वही रखे। तो मेरी जर्नी इसलिए भी स्मूथ रही, मुझे पैटर्न पता था और मेरे को रिसोर्सेज मेरे पता थे मुझे क्या चाहिए। ओके, अगर पारुल जैसे हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें या फिर टाइम कितना टाइम लगेगा इसमें, कितना टाइम देना चाहिए, जैसे आपने डिसाइड करा, तो कोई एवरेज बच्चा है, ठीक है, उसका नॉर्मल BA BSc है, उसको सीजीएल क्रैक करना है, तो कितना टाइम पीरियड वो लेके चले कि इतने टाइम में उसका सिलेबस कवर हो जाएगा? तो सर मुझे लगता है कोई एक बिगनर है तो उसको 1 ईयर काफ़ी है, अगर वो उस 1 ईयर को अच्छे से डिवोट करे। तो जैसे हमारा प्रीलिम्स सितंबर में होता है और मेंस जान में आता है, तो अगर वो जान फेब के आसपास स्टार्ट करे प्रिपरेशन, तो प्रीलिम्स के लिए वो काफ़ी है। उसके बाद मैक्सिमम रिवीजन मेन से पहले करेगा तो वो काफ़ी है। तो मतलब बेसिकली जान टू जान 1 साल, ओके, 1 साल 1 इनफ साल है? इनफ है। ओके, तो और ऑनलाइन ही कर सकता है, उसको ऑफलाइन का मुझे नहीं लगता कितना जरूरत हाँ जी पड़ेगा। सर, मैंने भी ऑनलाइन करा था और अब तो सब कुछ ऑनलाइन इतना इजीली अवेलेबल है, तो मैं ऑनलाइन रिकमेंड करूंगी ताकि आप सिलेक्ट कर सको आपको कौन सा टीचर सूटेबल है और उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ो। ओके, तो ये रिजल्ट आपका फाइनल जो सीजीएल का कैसा रहा? कौन सी पोस्ट आपको मिली और क्या मार्क्स, अगर आपको याद हो तो बताओ थोड़ा। तो मेरा जो 25 में रिजल्ट आया, इसमें मेरा टोटल स्कोर 342 अराउंड है। फाइनल नहीं आया अभी, नॉर्मलाइज होके 342 अराउंड है। और मेरे को पोस्ट मिली है ASO इन CSS। मिनिस्ट्री अभी एलोकेट नहीं हुई है, अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया हुआ है, एंड फिर उसके बाद पता चलेगा रैंक क्या है? रैंक रही है 1213। 1213। यस। ओके, चलिए, तो अभी हम थोड़ा स्ट्रेटजी को भी समझेंगे। पहले उससे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा जोर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, राइट? मेंस में आपका कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है, तो 5 सब्जेक्ट को आपको मैनेज करना है। अब कंप्यूटर भी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको पता है कि क्या हुआ था इससे पहले, है ना? तो कंप्यूटर ने बहुत हिला दिया था सबको, तो वो उसको भी बहुत ज्यादा अब सीरियस लेना पड़ेगा, राइट? और पैटर्न भी अभी ऐसा कर दिया कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते आप, क्योंकि टाइम में रह गया। पहले क्या होता था कि 2022-23 में कि आप जीके ना भी पढ़ो तब भी सिलेक्शन हो जाते थे। अब सब इक्वल है। अभी सब इक्वल है। तो 4-5 सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना एक दिन में, तो आप तो जॉब भी कर रहे थे,
तो कैसे मैनेज करते थे? क्या रूटीन क्या रहता था आपको कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 पढ़ना है या फिर 1-1 घंटा सबको देना है? कैसा रहता था आपका? तो सर जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा तब मैंने देखा ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो मैथ्स और जीके की है। हुँ, तो मैंने अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में दिन का कोई भी एक टाइम है तो मैक्सिमम टाइम मैथ्स और जीके को दिया और बचा हुआ थोड़ा टाइम इंग्लिश को दिया, बिकॉज़ इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब्युलरी हमने बहुत पहले करी होती है बट अभी नहीं हो जाती है। तो इन 3 को रखा, इन 3 को ही फॉलो करा। बस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रखा कि जैसे मैथ्स को ज़्यादा टाइम दिया और जीके को और इंग्लिश को बहुत कम। और रीज़निंग मैं 2-3 दिन में एक बार कर लेती थी, क्योंकि वो एक बार सेक्शनल दो तो पता चल जाता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं और वो हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे अपना टाइम डिवाइड करा सब्जेक्ट वाइज और उनको मतलब कंटिन्यू करा। तो मैंने लगभग 2 टू 3 मंथ्स में अपना सिलेबस फिनिश कर दिया था वीडियोस देख के। ओके। तो मतलब मैंने ऑनलाइन बैच ले लिया था मैथ्स का और जीके का, तो उन दोनों से मैंने वीडियोस फिनिश करी अपनी पहले 2-3 महीने में। और इंग्लिश का मैंने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेलिस्ट से कर लिया था अमन सर की वीडियोस देख के हाँ। ग्रामर की, और वोकैब्युलरी मेरे पास बुक थी। तो उससे मेरा इंग्लिश भी मतलब थोड़ा दिन का टाइम देती थी बट ऐसे 2-3 महीने में ग्रामर वोकैब हो गई। तो जब ये 2-3 महीने बाद मेरा सिलेबस कवर हो गया, साथ-साथ में मैं रिवाइज़ और प्रैक्टिस भी करती रही। उसके बाद सेकंड राउंड में मैंने मैक्सिमम फोकस करा क्वेश्चन प्रैक्टिस में और रिवीजन में। तो ऐसे मैंने अपनी रखा और दिन का टाइम मैं डिस्ट्रीब्यूट करती थी इम्पोर्टेंस वाइज़, कितना उस पे फोकस करना है। क्या रूटीन क्या रहता था? आप सुबह हुँ, ऑफिस जाना है, हुँ, फिर आप ऑफिस से आओगे, शाम हो हुँ, जाएगी। क्या रूटीन क्या रहता था पूरा सुबह से अगर शाम तक का हुँ। पता करो? तो सर मैं वीकडे में ट्राई करती थी कि 4 टू 5 आवर्स मैं दे दूँ और वीकेंड पे 10 टू 12 आवर्स स्ट्रेच कर दूँ। ओके। तो जो वीकडेज़ होते थे उसमें ये रहता था कि मैथ्स और जीके पे मैक्सिमम फोकस, जैसे 2-2 घंटे, है ना? और वीकेंड पे लगभग 3 घंटे मैथ्स को दे दिए, 3 घंटे जीके को और 1 से 2 घंटे इंग्लिश को और 1 आधा घंटा रीज़निंग को। और फिर धीरे-धीरे मॉक्स भी ऐड होने शुरू हो गए, तो इनका थोड़ा-सा टाइम रिड्यूस करके मॉक्स मैंने ऐड कर दिए, जैसे ही मेरे को लगा कि मेरा 60-70% सिलेबस हो गया है। तो मेरा वीकडेज़ थोड़ा लाइट रहते थे और वीकेंड्स हेवी। हुँ। ओके। अब इसमें डिस्ट्रैक्शन वाला भी एक पार्ट आता है राइट? हुँ, कि आप कॉर्पोरेट में ऑलरेडी हो, हुँ, तो वीकेंड्स पे पार्टी भी करनी है, हुँ, फ्रेंड्स भी आपके हैं, तो वो हुँ, बुला रहे हैं आपको, हुँ, राइट? आप उसको कैसे हैंडल करना है कि भाई हुँ, मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरा पढ़ाई बिगड़ हुँ, जाएगा, करेक्ट। मेरा मेरा टारगेट कुछ और है। हुँ, वो सब कैसे मैनेज करा? बहुत सारे बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हुँ, और जैसे रिलेटिव्स में कुछ ऐसा हुँ, फंक्शन है, वहाँ चले जा रहे हैं, हुँ, 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 है ना? और दिन में जैसे अब सोशल मीडिया का भी हुँ, डिस्ट्रैक्शन है कि बैठे तो पढ़ने हैं, हुँ, बट रील्स आ रहे हैं, हुँ, इंस्टाग्राम पे कुछ आ हुँ, गया हुँ, या हुँ, फिर यूट्यूब पे आप क्लास कुछ ले रहे हो, नीचे कोई और नोटिफ़िकेशन आ गया, हुँ। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कैसे मैनेज करा आपने सारा? तो सर मैंने ऐसा रखा कि जब मैं अपनी मतलब जर्नी शुरू करी, तब तो मुझे एकदम डिफ़िकल्ट लग रहा था कि एकदम कॉर्पोरेट लाइफ़ से अब स्टूडेंट लाइफ़ में जा रहे हैं। बट मैंने साथ-साथ मैनेज करा, एकदम अपने आप को सिक्लूड नहीं करा, वरना मुझे और डिफ़िकल्ट लगती है अपनी हाँ। जर्नी। तो मैंने ऐसा रखा कि अननेसेसरी आउटिंग्स अवॉइड करी, बट बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं करा। तो मैं अपनी जर्नी साथ-साथ रखती थी और रही बात सोशल मीडिया की, तो मैंने लिमिट कर दिया था। जैसे कभी-कभी मैं डीएक्टिवेट कर देती थी हाँ, इंस्टा, हाँ, फेसबुक तो यूज़ ही नहीं करते और हाँ, व्हाट्सएप तो लिमिटेड रहता है। तो मैं इंस्टा कम देखती थी, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दिया। तो मैं रिवॉर्ड रखती थी कि जैसे मैंने अपना इतना सिलेबस कर लिया, तो मैंने फिर एक्टिवेट करके फिर देख लिया। फिर जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्री आने वाला है, तो मैं हट गई थी इंस्टा से, और वैसे जैसे मेंस आने वाला है तब भी मैं हट गई थी। तो बहुत कम यूज़ करा है और अपने आप को लिमिट करा है कि ठीक है, मेरे को इतना ही देखना है तो इतना ही रहेगा। और रही बात सोशल आउटिंग्स की, तो वैसे तो पूरे साल कुछ नहीं थी सोशल आउटिंग्स, तो मेरा मैनेज हो गया। बट जब भी कोई वेडिंग आती थी या फिर कोई इम्पोर्टेंट सोशल गैदरिंग होती थी, तो मैं वो अटेंड कर लेती थी। मेरे को ये नहीं चाहिए था कि मैं एक प्रिपरेशन की वजह से अपने आप को सबसे इतना दूर कर दूँ कि मेरे को फिर मतलब रिग्रेट हो कि मैं सबसे बहुत दूर हो चुकी हूँ। मतलब हाँ। दोनों मैनेज करा है मैंने। ओके, जैसे ये जो रिग्रेट वाला पॉइंट आपने बोला, तो हुँ, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी राइट? हुँ, आप जॉब भी कर रहे हो और आप पढ़ाई हुँ, भी कर रहे हो। तो इस बीच कुछ ऐसा हो जो छूट रहा हो, जैसे हुँ, हेल्थ का भी ध्यान रखना है हुँ, और भी सारी चीज़ें, तो क्या आप बोलोगे बच्चों को कि एक उस चीज़ का रिग्रेट ना हो? जैसे आपको हुँ, कोई चीज़ का रिग्रेट रहा हो, हुँ। क्या बताओगे आप? सर रिग्रेट मतलब मेन बात ये है कि अगर आप 4 घंटे भी दे रहे हो, उसको हुँ, अच्छे से फ़ोकस करके दे रहे हो, तो आपको लगता है कि ठीक है, अब 1 घंटा मैं अपने लिए निकाल सकता हूँ। अगर आप 5 घंटे बैठे हुए हो और थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहे हो, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, अब तो मेरा टाइम पूरा चला गया, हुँ, कुछ अपने लिए आप नहीं स्पेंड करोगे। हुँ, तो मेरा ये रहता था कि मैं अगर 4 घंटे पढ़ रही हूँ, तो वो इंटेंस और फ़ोकस्ड होने चाहिए ताकि 1 घंटा मुझे अपना मिल जाए। तो हुँ, मेरा ये वाला वे था। जैसे हम कॉर्पोरेट में भी हाँ, लिमिट कर देते हैं, इतने आवर्स में काम खत्म करना है। तो वही चीज़ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में रखी कि मेरे को इतनी देर पढ़ना है, इतना देर मेरा पर्सनल है। मैं इवन मतलब जब मेरी प्रिपरेशन हो गई थी और एंड आने वाला था, तो मैंने इवन जिम भी रखा है, डांस भी रखा है, तो वो चीज़ भी साथ-साथ मैनेज हाँ, करी ये है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मार के हाँ, 12-12 घंटे के टारगेट हाँ, और शेड्यूल बना लेते हैं, हाँ, तो उस बीच में वो क्या अपना हेल्थ करेक्ट। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो, है हुँ, ना? खाने-पीने पे ध्यान नहीं दे पाते। कहीं तो बाहर भी नहीं हाँ, जाते। बाहर नहीं जाते, तो बहुत अफ़ेक्ट करता है वो। अगर हुँ, आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, हुँ, फिर आप अपने आप को नहीं सँभाल हाँ, पाओगे, करेक्ट। राइट? हुँ, और कोई सँभालने वाला भी नहीं होता है ऐसी हुँ, कंडीशंस में, क्योंकि आप ऑलरेडी कट हो सबसे। हाँ, फ्रेंड करेक्ट। से आप बात नहीं करते हो, ठीक है, रिलेटिव्स के यहाँ आप जाते नहीं हो हुँ, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा है, पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि हुँ, ये एग्ज़ाम के बारे में। हुँ, बट इतना पता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, बट हुँ, एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता, हुँ, तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। हुँ,
तो बच्चों का ये है कि भाई ये सारी चीजें भी ऐड रखनी है, हम्म। जैसे आप जिम कर रहे थे, डांस, ये बहुत हेल्प करा हुआ है लेकिन मैंने वही ध्यान रखा कि जब मुझे पता है मेरा एग्जाम आने वाला है तब मैंने ये सब नहीं करा है। हाँ, जब मुझे लगा है कि मेरा सिलेबस हो चुका है, एग्जाम नहीं है, तब मैंने अपना पिक कर लिया, बैलेंस रख तो लिया। बैलेंस रखा है। तो उसके लिए मैं बता वो स्ट्रैटेजी जो ट्रैकर वाली है वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि दिन में अपना हर एक घंटा आपको पता होना चाहिए आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो। तो मतलब मैं ऐसा करती थी कि अपना मंथ का एक टारगेट बना लेती थी, मुझे इस मंथ क्या फिनिश करना है, उसके बाद एक वीक टारगेट रहता था, इस वीक में मेरा ये होना चाहिए, और हर रोज सोने से पहले नेक्स्ट डे का मैं टारगेट बनाती थी, डेली ट्रैकर, कि मैं अपने हर घंटे कैसे स्पेंड करने वाली हूँ। तो मुझे हर रात को पता होता था कि मैंने आज 4 घंटे भी लगाए हैं तो वो कहाँ कहाँ मेरा स्पेंड हुआ है। तो वो वाली मैंने अपनी कॉर्पोरेट नॉलेज यहाँ यूज करी और ट्रैकर बना के रखा। ये मॉक ट्रैकर भी था मेरा एक, जिसमें मैंने पूरे मॉक स्कोर्स अपने देखे हैं, हमेशा कितने मैंने स्कोर करा है, इंप्रूव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है स्कोर, और वैसे ही मैंने डेली ट्रैकर भी रखा है। तो मुझे हर महीने के एंड में पता होता था मेरी प्रोग्रेस कैसी है। तो ये कॉर्पोरेट वाली बात, मतलब इसने आपको और ज्यादा हेल्प करा है इसमें, राइट? कि क्योंकि आपको सेटिंग का भी हैबिट है कि भाई 9 घंटे बैठना, 8 घंटे बैठना है, फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक हैबिट थी आपकी, तो वो और हेल्प करा है। हाँ जी। ओके, चलिए अभी थोड़ा हम स्ट्रेटजी पे जान लेते हैं, और आप इस तरीके से स्ट्रेटजी बताना कि जो एवरेज बच्चा है वो भी उसको फॉलो कर पाए, राइट? भले ही आपने मतलब अलग तरीके से चीजें करी हो, बट वो उसके ऊपर ऊपर से ना जाए वो चीज, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, तो हो सकता है आपने रीजनिंग को बहुत कम टाइम दिया हो, बट हमें यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना जो आने वाले बच्चे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। तो मेंटरशिप और गाइडेंस के हिसाब से हमें बात करें, ठीक है? ओके, तो आपका पहले तो ये बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो बहुत बोरिंग लगता था आपको, या फिर बहुत ज्यादा डर लगता था कि यार ये फिर से पढ़ना पड़ेगा? वो जीके, क्योंकि जीके मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे ऐसा लगा एकदम नया सब्जेक्ट है, ये कैसे मैनेज होगा। बट फिर मतलब मैंने एक अपना रिसोर्स जो फिक्स करा, उस रिसोर्स को एंड तक रखा और मतलब प्रोसेस को ट्रस्ट करा और पूरी वीडियोस अपनी अच्छे से देखी और उसके बाद साथ साथ रिवीजन रखी, तो मुझे उसका भी डर हटना शुरू हो गया था। तो हर सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो उसको आप एक बार अच्छे से फिनिश करोगे और अपना 100% डालोगे तो वो डर भी हट जाएगा। ओके, तो हम जीके जिससे ही स्टार्ट करते हैं, राइट? कि जीके की कैसे स्ट्रेटजी बनाए बिगिनर बच्चा कि वो 0 से लेके सिलेक्शन तक पहुंच पाए, क्या रिसोर्सेज रखे, कैसे रिवीजन करे, कैसे नोट्स बनाए, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स और वो सब इंक्लूड साइंस भी है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारा है। या फिर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लगते हो इसमें कि जिनको अगर इग्नोर कर दिया जाए, जो ट्रेंड अभी देखा जाए, अब आगे का तो पता नहीं क्या पूछ ले, बट अगर ट्रेंड के हिसाब से इग्नोर भी कर दो जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है बट मार्क्स 1 या 2 का है फर्क, तो वो कौन से रहेंगे? तो ओवरऑल बताओ थोड़ा सा। तो जीके का सर मैंने ऐसे रखा, मेरे लिए एकदम न्यू था और हर एक बिगनर के लिए ऑलमोस्ट जीके नहीं होने वाला है। तो जीके में मुझे पता था कि अगर मैं रैंडम वीडियोस देखूंगी यूट्यूब पे तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा और मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैंने तो एक कोर्स ले लिया था, मैंने परमार सर को रेफर करा, उनका मैंने कोर्स बाय मतलब यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली थी, उसमें मुझे लगा कि मैं इनका समझ पा रही हूँ तो उनका कोर्स ले लिया, उनकी सारी वीडियोस देखी एंड टू एंड, कोई कुछ मिस नहीं करा। बट मेरे को तेज देखना पसंद है तो मैंने जैसे 1.5 पे देख लिया, जिसको धीरे पसंद है वो उतना धीरे देखे, बट सारी वीडियोस कंप्लीट करे एक बार। इसमें 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, जितना भी आपका पेड कोर्स। हाँ जी, पेड कोर्स लिया था मैंने उनका। फिर पूरी यूट्यूब वीडियोस देखते देखते मैंने एक चीज रखी कि लोग क्या करते हैं ना, एक सब्जेक्ट करा और फिर नेक्स्ट की वीडियोस शुरू कर देते हैं, मतलब पुराना रिवाइज नहीं करते। तो मैंने ऐसा रखा अगर चैप्टर 1 मेरा हो गया फिनिश और चैप्टर 2 पे मैं मूव करी, तो मैंने चैप्टर 1 की सारी रिवीजन साथ साथ करी चैप्टर 2 की वीडियोस देखते हुए, ताकि पुराना वाला मैं ना भूलूं। तो ऐसे करते हुए मैंने सारे चैप्टर्स कवर करे और पुराना साथ साथ रिवाइज करा है, ठीक है, अपने नोट्स से मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। तो ऐसे करके मेरी सारी वीडियोस हो गई थी और रिवीजन भी हो चुकी थी राउंड 1 में। फिर राउंड 2 जो मैंने रखा था उसमें मैंने अपनी वो मोटे नोट्स तो मैं दोबारा से नहीं पढ़ सकती हैंड रिटन, तो मैंने हर सब्जेक्ट को एक शॉर्ट पेज पे ले आई मैं, मतलब एक पेज ज्योग्राफी का, एक पेज पॉलिटी का, ऐसे एक पेज हिस्ट्री का, और शॉर्ट कर दिया। हाँ, और शॉर्ट कर दिया मैंने, और 1 पेज नोट्स थे मेरे हर सब्जेक्ट के। तो सेकंड राउंड में मैंने इन शॉर्ट नोट्स को बनाया, इन्हीं से रिवीजन करी और पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए। पीवाईक्यूज मेरे को मतलब बुक से ऐसा लगता था स्पीड धीरे हो रही है मेरी, तो मैं ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे जाके चैप्टर टेस्ट दे देती थी, सेक्शनल दे देती थी। तो मेरा राउंड 2 भी हो गया था और इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने क्वेश्चंस भी कर लिए। और राउंड 2 वाले साथ साथ टाइम पे मेरे मॉक्स भी शुरू हो गए थे, तो जब भी मुझे मॉक में भी कोई नया क्वेश्चन दिखता था तो मैं अपने नोट्स में ऐड कर देती थी। तो मतलब मेरा ऐसा रहा कि मैं कंसोलिडेट करती रही एंड तक। तो जीके मैंने ऐसे इतना डर भगाया, पहले सारी वीडियोस देख ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए और फिर उनको मल्टीपल रिविजन्स, और कुछ नया मिल रहा है तो उनमें ऐड कर दो। जैसे टॉपिक कुछ, जैसे अगर बच्चा छोड़ना चाहे इग्नोर, बाद में अगर टाइम रहता है तो वो भी कर ले, बट शुरुआत में इग्नोर कर सकता है, कोई टॉपिक ऐसे रहेगा? टॉपिक आप साइंस को कम प्रायोरिटाइज कर सकते हो क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें फोकस है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन 4 पर। इन 4 को तो सबसे ज्यादा करना है, इसके बाद आती है साइंस और उसके बाद आती है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का भी एक मैं बताना चाहूंगी कि उस पर कई बच्चे डेली, वीकली, मंथली वीडियोस देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं पूरा, वो करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा अपना मेन सिलेबस कर लो और जब प्रीलिम्स आने वाला हो तो उससे 1-2 हफ्ता पहले
पहले कोई ईयरली मैगजीन देख के उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो। जैसे मैंने आरबी सर है, शुभम सर, उनकी ईयरली मैगजीन ही रिवाइज करी। एक परमार सर की भी आती है, तो किसी को भी रेफर करके बस वो उस टाइम पर ही करो तो बहुत है। ऐसे मेन से पहले कर लिया था मैंने, उनकी ईयरली मैगजीन देख ली। करंट अफेयर का तो बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, सुबह हाँ, लाइव देख रहे होते हैं 1 हाँ, घंटे हाँ, वो और कोई उसको नोट कर रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं वो है। कोई फायदा नहीं है नहीं। ना। और आ भी जाएगा 3 या 4 हुँ, क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी इंटरलिंक होके मतलब रिलेट करते हैं हिस्ट्री से, कहीं ना कहीं हुँ, से ऐसे पूछते हैं। तो तो उस पे अगर नहीं रिलाई आप कर सकते। रिलाई नहीं कर सकते आप, तो करंट अफेयर भाई डेली 1 घंटा वो किसी और सब्जेक्ट को दे दो। हाँ, ओके। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, जैसा कि आपने बोला कि पहले आपने नोट्स पूरा बनाया, हुँ, फिर आपने और सॉर्ट कर दिया ताकि रिवीजन हाँ अच्छे से हो जी, पाए। हाँ जी। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर वही बात है कि कोई फायदा नहीं है, हुँ, आप एग्जाम में वो चीज़ लेके ही नहीं जा हुँ, पा रहे हो, हुँ, तो क्या ही मतलब है। तो नोट्स के बारे में थोड़ा बताओ कि हुँ। कैसे बनाना चाहिए नोट्स। तो जैसे जब आप राउंड 1 जब कोर्स सारा कर रहे हो अपना, तब अगर आपको हैंड रिटन पसंद है तो हैंड रिटन बना लो, पर आजकल जैसे बुक्स आ गई हैं नोट्स की, जैसे परमार सर की भी बुक है ना? तो आप उनसे कर लो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ बुक से कर लो। लेकिन अगर आप कोई भी एक चीज़ फॉलो कर रहे हो, राउंड 2 में आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स तो होने ही चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा होता था कि प्रीलिम से पहले मैंने एक शीट पे अगर ज्योग्राफी पूरी है, तो मेरी आधे घंटे में ज्योग्राफी रिवाइज़ हो जाती थी, क्योंकि मैंने इतना शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वैसे ही मेन से पहले। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स तो चाहिए, चाहे आप अपने मेन नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, है ना? तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हमें पता है कि हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की एक पूरी क्रोनोलॉजी है कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक पीरियड है, फिर आगे कौन डायनेस्टीज़ आएँगी, है ना? तो उस शॉर्ट नोट्स में आप पूरी क्रोनोलॉजी लिख सकते हो अपनी, ताकि एकदम जब हम शीट को देखें तो सारी चीज़ छप जाए दिमाग में। क्योंकि जी के मेन ये रहता है कि सब छपा होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम एकदम क्लिक हो जाए। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स के कीवर्ड्स हों उसमें, बस उसमें ट्रिक्स हों, जैसे पॉलिटी में सारी आर्टिकल्स की ट्रिक्स आ जाती हैं, बस वो लिख दी। पूरे-पूरे नोट्स तो नहीं रिवाइज़ कर सकते हम प्रीलिम्स और मेन से पहले। तो ये था मेरा मेन स्ट्रैटेजी शॉर्ट नोट्स की। ओके, चलिए जीके का तो हो हुँ, गया, अभी हम मैथ की बात करते हैं, क्योंकि हुँ, मैथ का वेटेज भी ज़्यादा है हुँ। और मैथ से डरते भी बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ जी। तो आपका तो मैथ बहुत स्ट्रांग रहा होगा शुरू से ही, बीटेक बैकग्राउंड है आपका। हुँ, लेकिन अगर बेसिक बच्चे जिनका बीए बैकग्राउंड है और मैथ हुँ, से कोई लेना देना नहीं है, हुँ, तो कैसे शुरुआत करें मैथ का? हुँ, आपने कैसे करा? हुँ, क्या रिसोर्सेज यूज़ करे? हुँ। उसके बारे में थोड़ा। तो सर मैथ्स का भी मुझे दिख गया था कि चाहे मुझे लग रहा था मेरा मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, बट मुझे ये नहीं रिस्क चाहिए था कि मैं कोई एक टॉपिक करूं और खुद से अगर रैंडम अगर कोई यूट्यूब वीडियो देखूं और पता चले कोई और टॉपिक आ जाए, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। आप वो टॉपिक मतलब ऐसे मिस नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने तो एक कोर्स ले लिया था कि मेरे को एक बार सारी वीडियोज कवर हो जाएं, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करी। तो मैंने तो आभास सर का कोर्स ले लिया था और उनकी भी वीडियोज 3 मंथ्स के आसपास में फिनिश कर दी सारी। तो कोई एक बिगनर भी है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप रैंडम मत भटको कहीं भी। 3-4 अच्छे टीचर्स जो हैं उनकी यूट्यूब वीडियो देख लो, जो टीचर सबसे ज़्यादा सूट करे उसका कोर्स ले लो और वो फिनिश करो एक बार। क्योंकि अगर वो तो कोई बिगिनर है और उसका बैकग्राउंड भी नहीं है मैथ्स का, तो कोर्स बेटर है, वो एक स्ट्रैटेजी से करवाएँगे फिनिश और एक मतलब एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहेगी। तो पूरी वीडियोज़ देखो अपनी राउंड 1 में, मैंने भी वैसे ही करा और साथ-साथ मैं अपने प्रैक्टिस करती रही क्वेश्चंस। उनके वो लोग शीट भी देते ही हैं, तो उन शीट्स के थ्रू टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे और ऐसे पूरा राउंड 1 फिनिश करा, वीडियोज़ भी देख के और प्रैक्टिस करके। फिर मैंने राउंड 2 में क्या करा कि मिक्स्ड क्वेश्चंस करने शुरू करे। तो मिक्स क्वेश्चंस मैं ऐसे करती थी कि मतलब बुक से तो मुझे लगता था कि बहुत टाइम लग जाएगा, आप धीरे-धीरे बैठ के करोगे, तो सीधा ऑनलाइन जाके टेक्स्ट बुक पे मैं सेक्शनल टेस्ट दे देती थी, ताकि मेरे टॉपिक्स मिक्स भी प्रैक्टिस हो जाएँ और स्पीड भी आए। क्योंकि अब स्पेशली टाइमर आ रहा है, तो मैथ्स पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि बाकी तो फिर टाइम में हो सकते हैं, पर मैथ्स नहीं कर पाएँगे लोग, है ना? तो उसमें मुझे लगता है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, तो वो सेक्शनल टेस्ट दे-दे के ही इम्प्रूव होती है। तो मैं सेकंड राउंड में सेक्शनल टेस्ट देती थी और जो भी चैप्टर मुझे लगता है ये मेरा वीक एरिया है, तो उसकी और प्रैक्टिस करने के लिए मैं उसका चैप्टर टेस्ट दे देती थी। तो मतलब राउंड 2 मेरा सेक्शनल और चैप्टर टेस्ट में रहा। तो ऐसे मैंने अपना स्ट्रॉन्ग करा मैथ्स और साथ-साथ मॉक्स चल रहे थे, तो मॉक्स में भी दिख जाता था कि कोई टॉपिक अगर वीक है, तो उसकी और प्रैक्टिस करके। और मैथ्स में भी मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी, इधर भी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। इधर भी मैंने ट्राई करा था, एक शीट पे अपने सारे फ़ॉर्मूलाज़ लिख लो और उनको मैं हर मॉक से पहले रिवाइज़ कर लेती थी, सारे फ़ॉर्मूलाज़। और मैंने एक शीट बनाई थी कैलकुलेशन की, तो उस कैलकुलेशन शीट में सारे स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन्स ये वाली चीज़ें लिखी थी। तो हर मॉक से पहले एक तो फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ कर लेती थी और एक वो शीट, फिर मॉक शुरू करा। तो मेरे को मैथ्स में भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो कोई बिगिनर भी है तो पहले अपनी वीडियोज़ देखे, फिर चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस करे, फिर सेक्शनल देके मिक्स्ड प्रैक्टिस करे, फिर मॉक्स के साथ अपना कंप्लीट करे। ओके, अभी जैसे स्पीड की बात हो रही है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, तो स्पीड के लिए कोई ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रिल्स हैं या फिर कुछ ऐसा प्रैक्टिस है आप कुछ करते हो? हाँ क्या जी। करते थे? तो मैं जैसे मॉक से पहले आपको बताया कि एक तो फॉर्मूलाज रिवाइज करती थी और कैलकुलेशन ट्रिक्स रिवाइज करती थी। और मैं एक मॉक शुरू करने से पहले जैसे बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स होती हैं, ऐप्स होती हैं जो बच्चे कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, मैं भी एक यूज़ करती थी, वो थी arithmetic.zetamac.com। तो उस पे मैं 2-3 मिनट मेंटल कैलकुलेशंस कर लेती थी, जैसे प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक एकदम, ताकि जब मैं मॉक शुरू करूँ तो मेरा ब्रेन एक्टिव
एक्टिव मोड में हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने करी हैं जिससे मैथ स्ट्रांग हो गई। ओके, अभी इंग्लिश के बारे में थोड़ा और बताओ, हुँ। कैसे इंग्लिश करे बच्चा? इंग्लिश से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है ना? इसमें वोकैब का सेक्शन है, ठीक है, आपका रीडिंग भी आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और आपका एक ग्रामर। हाँ, ग्रामर का पार्ट है। हुँ। तो कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़े वो? तो इंग्लिश में जैसे हमारे पास 3 सेक्शन है, ग्रामर, वोकैब्युलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मतलब मैं पहले अपना बता देती हूँ, फिर एक किसी बिगिनर के लिए बता सकते हैं। तो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे ऐसा लगा कि मेरा मॉक्स के थ्रू ही हो रहा है, उसमें मुझे अलग से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ग्रामर और वोकैब को मैंने पूरा करा, क्योंकि वो हमने बचपन में पढ़ा होता है और फिर अब हम याद नहीं रख पाते। वही डिफरेंट भी है थोड़ा। हाँ, और डिफरेंट है और हम लोग इंट्यूटिवली सॉल्व करते रहते हैं, बट ऐसे में कोई रूल्स नहीं पता होते, और अगर कोई नया रूल आया और हमारे मार्क्स गए तो फिर पोस्ट पूरी जा सकती है। तो मैंने ग्रामर की पूरी यूट्यूब प्लेलिस्ट देख ली थी अमन सर की, उसमें सारे रूल्स कवर कर लिए, साथ-साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए, ताकि मैं उन नोट्स को रिवाइज़ करती रहूँ, लाइक मतलब वीक में 1 बार या फिर मंथ में 1 बार, ठीक है? अच्छा, वो अमन सर की प्लेलिस्ट जो यूट्यूब वो इनफ है? हाँ, मैंने तो सिर्फ ऑनलाइन करा और साथ में मैंने नीतू मैम की एक बुक है वॉल्यूम 1, उसके थ्रू थोड़े रूल्स पढ़ लिए। मतलब मैं बुक से पढ़ लेती थी और जब मुझे लगता है कि मुझे कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट चाहिए तो अमन सर की यूट्यूब प्लेलिस्ट। तो दोनों को ऐड करके मैंने सारी ग्रामर फिनिश कर ली, कोई पेड कोर्स नहीं लिया, और ऐसे ग्रामर फिनिश करके रूल्स को अपने नोट्स में ले आई मैं, और उन नोट्स को रिवाइज़ करके ग्रामर हो गया। और बस फिर जब कोई लगता था कि किसी चैप्टर की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक पे उस चैप्टर के टेस्ट दे के हो गया। और जो वोकैब्युलरी है, वोकैब्युलरी आई थिंक सीजीएल की ऐसा है कि एक लिमिटेड रहती है और बच्चों को वो तो कवर करनी ही चाहिए। तो मतलब मैंने ऐसा करा था कि नीतू मैम की जो बुक है वो वॉल्यूम 1, उसमें ही वोकैब पार्ट भी रहता है। उसके थ्रू मैंने पूरी वोकैब फिनिश करी अपनी, और उसको सप्लीमेंट कर दिया था ब्लैक बुक से, क्योंकि उसमें थोड़े वर्ड्स मुझे लगा कम है और मेरे मॉक में ऐसे वर्ड्स आ रहे थे जो मुझे नहीं पता थे। तो मैं तो मॉक वाले वर्ड्स भी ऐड करती रहती थी, साथ-साथ ब्लैक बुक में भी कोई नया वर्ड दिखता था तो वो वहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। बट मैंने एक ट्रिक रखी वोकैब फिनिश करने की, कि जैसे अगर मैं 1 घंटा भी दे रही हूँ वोकैब को, तो उसमें मैंने 20-20 मिनट्स के 3 स्लॉट्स बनाए, 20 मिनट इडियम के, 20 मिनट वन वर्ड के और 20 मिनट एंटोनिम्स सिनोनिम्स के। ऐसे ही पूरी वोकैब लेके चली, ताकि ऐसा ना हो कि मैं पूरा इडियम्स खत्म करके अगर वन वर्ड पे आऊँ तो इडियम्स भूल जाऊँ, ऐसे नहीं चाहिए था मुझे। तो मैंने तीनों को पैरेलली लिया ताकि कोई भी चीज़ भूलूँ ना, और राउंड 1 में सारे चीज़ें कवर करी, साथ-साथ जो टफ लगा उसको मार्क कर दिया पेंसिल से। फिर राउंड 2 में आके सिर्फ पेंसिल वाले ही पढ़े मैंने सारे चीज़ें, और ऐसे करते-करते मेरा कम होते रहे वर्ड्स जो मुझे पढ़ने हैं। तो विद मल्टीपल राउंड्स एक तो रिवीजन होती रही और स्ट्रांग होती रही वोकैब, तो ऐसे मैंने बुक से फिनिश कर दी। ओके, डेली कितना टाइम देते हैं आप वोकैब सेक्शन को? वोकैब को मैंने डेली नहीं दिया, जैसे प्रीलिम से पहले वीक में 1 बार वीकेंड्स पे पढ़ ली, ठीक है? और मेंस के पास आते-आते मेरे पास मार्क्ड वर्ड्स होते थे, तो बस उनको कवर कर लिया। तो मतलब अपने लेवल पे, जैसे अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा ग्रामर में, तो आप ज़्यादा टाइम दे दो। बट अगर आपको लग रहा है नहीं आप कर लोगे, तो आप इसको वीकेंड पे कर लो। मतलब जितना आपके पास टाइम है उस अकॉर्डिंग मैनेज करके। लेकिन इसमें ये है ना कि मतलब वोकैब भी तो बहुत सारा वोकैब है ना, हाँ। क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि क्या पूछ ले, और भूल जाते हैं, है ना? तो वो कैसे, आप जैसे आप वीकेंड पढ़ रहे हो तो वो भूल जा रहे हो आप, कैसे फिर रिवीजन भी तो करना होता है उसका? तो सर मैंने ऐसे रखा, जैसे मैंने अगर तीनों मतलब 20-20 मिनट्स के तीनों को स्लॉट दिया और तीनों मैं कवर कर रही हूँ, तो मैं साथ-साथ मार्क कर रही हूँ जो मुझे नहीं आते। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करूँगी, तो पहले जो मार्क्ड है उनको पढ़ लेती थी, फिर नेक्स्ट कवर करती थी। तो ऐसे राउंड 1 में भी करते-करते रिवाइज भी सारा होता रहा और सारे वर्ड्स भी कवर हो गए, और फिर नेक्स्ट राउंड पे जाते-जाते बस जो मार्क्ड वर्ड्स हैं उनको करा। तो ऐसे मल्टीपल राउंड्स करते-करते मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, और बच्चों को भी एक बार अगर वो पूरा फिनिश करेंगे तो आ जाएगा। ओके, मॉक टेस्ट का रोल बहुत बड़ा होता है ना, क्या हेल्प रही मॉक टेस्ट से, और कब देना चाहिए, कब शुरू कर देना चाहिए बच्चों को मॉक टेस्ट? अभी तो मुझे लगता है सेक्शनली देना चाहिए, क्योंकि पहले तो फुल लेंथ में टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता था कि 60 मिनट में कोई चीज़ जल्दी कर लो, उसके लिए टाइम मिल जाएगा मैथ के लिए। अब तो 15-15 मिनट ही मिलनी है, अगर सेक्शनली दे तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। कब शुरू करें मॉक टेस्ट, और कैसे उसका एनालिसिस करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वो ले पाए? तो मॉक मतलब अभी जब आप सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो जस्ट पढ़ना, तब तो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर टेस्ट काफ़ी है और सेक्शनल भी काफ़ी है, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। लेकिन जब आपको लगे 60-70% हो गया सिलेबस, तो फुल लेंथ स्टार्ट कर दो, चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो कि हफ्ते में बस 1 दिन दे दिया, फिर धीरे-धीरे हफ्ते में 2 दिन, और एंड तक आते-आते एवरी अल्टरनेट डे या डेली। तो ऐसे मैंने फ्रीक्वेंसी रखी, और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब पहले हमारे टाइम में तो ये था कि ऐसे सेक्शनल टाइमर नहीं था, तो फुल लेंथ मॉक से बहुत हेल्प मिली, पता चला कि टोटल कितना स्कोर आ रहा है, हर सेक्शन में कितना है और कितना इंप्रूव हो सकता है। तो मॉक टेस्ट मुझे लगता है ऐसे बच्चों को अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल एंड में जाके देंगे। स्टार्टिंग से देंगे तो खुद को पुश मिलेगा कि नहीं अब हम 120 पे हैं, 130 पे हैं, हमें 150 प्लस जाना है। तो मुझे लगता है 60-70% जब हो तब स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, अभी जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसका स्ट्रेटजी अलग होता है, क्योंकि इतना प्रेशर भी नहीं होता। जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो प्रेशर एक अलग ही होता है ना, तो उसमें सिली मिस्टेक और ये सब की गुंजाइश नहीं होती। अगर आपने गलती करी तो पूरा साल गया आपका, राइट? तो क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए बच्चे की, एग्जाम हॉल में जा रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे जाके हेड डाउन कर लेते हैं ताकि
प्रेशर कम आए, पानी पीते हैं, लंबी हम्म। सांसें लेते हैं ना, हम्म। तो क्या एक स्ट्रेटजी, और दूसरा एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, हम्म। कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, हम्म। या फिर मतलब पूरा देखते हुए अच्छे से टाइम पूरा देख के चले, फिर हम्म। बन गो में जो जो आ रहे हैं फटाफट कर दे, फिर बाद में फिर से आके देखे कौन से नहीं आए। हम्म। आपका क्या ऐसा मतलब क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? तो जब सर मैंने मॉक स्टार्ट करे थे तब तो मैंने नॉर्मल एक फ्लो रखा और उनको अटेम्प्ट करती रही और मैंने देखा कौन सा वीक एरिया उस पर प्रैक्टिस पे फोकस करा। जैसे हर मॉक दिया 1 घंटा, उसके नेक्स्ट 1 घंटा मेरा एनालिसिस का होता था। मैं देखती थी कौन से क्वेश्चन गलत हुए और कौन से मैंने अनअटेम्प्टेड रह गए। तो गलत क्वेश्चन क्यों गलत हुए, या तो 2 रीजन हो सकते हैं, टॉपिक नहीं आता या मतलब सिली मिस्टेक हो गई, या फिर तीसरा रीजन की बहुत ज्यादा लंबा था, टाइम लग हाँ रहा हाँ था हाँ उसमें। करेक्ट, ठीक है। और अनअटेम्प्टेड में भी है कि वो आता ही नहीं था टॉपिक या स्पीड इशू था। तो हर चीज एनालाइज करी कि गलत क्यों हुआ या अनअटेम्प्टेड क्यों रह गया, ये मैंने एनालिसिस करा। और फिर अगर टाइम बचता था मेरे पास तो मैं देख लेती थी जो सही क्वेश्चन करा है वो भी विद इन टाइम लिमिट हुआ या नहीं हुआ। तो एनालिसिस मैंने अपनी ऐसी रखी हर मॉक के बाद कि मुझे उससे पता चल जाए कि क्या क्या चीजें मुझे इंप्रूव करनी है, ताकि उस दिन में एटलीस्ट मैं 10-15 मिनट ही दे सकूं, पर मैं वो चीज अपनी ठीक कर दूं नेक्स्ट मॉक से पहले। तो हर मॉक का एनालिसिस ऐसे करा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अपने मॉक्स मैंने इंक्रीज करे, पहले हफ्ते में 1 दिन, फिर धीरे धीरे 2 दिन हफ्ते में, है ना, ऐसे मॉक्स अपने इंक्रीज करे। और जस्ट प्रीलिम्स और मेन से पहले जो मैं मॉक देती थी उसमें मैं ट्राई करती थी कि थोड़ा शोर में दूं। जैसे पहले तो नॉर्मल रूम बंद करके दे रहे हैं, फिर एंड वाले मैंने ऐसा करा कि जैसे घर वाले भी अगर आसपास हैं उनके सामने दे दिया, या फिर फैन ऑफ कर दिया, ताकि मुझे मॉक डे एक्चुअल टेस्ट सेंटर पे ऐसा ना हो कि मुझे कोई दिक्कत आए और मतलब ऐसे कुछ अनयूजुअल ना लगे। तो हमने मैथ का स्ट्रेटजी डिस्कस कर लिया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग नॉर्मली कर ही लेते हैं बच्चे, है ना, हाँ जी। और मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बहुत अच्छे से आपने बता दिया। लेकिन अभी मैं जैसे कुछ गलतियों की बात करूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं चलता है, जैसे आपका तो एक वो निकल गया वो फेज, तो आप अब बट आज आप रियलाइज कर रहे हो तो कुछ पता होगा कि यार ये गलतियां नहीं करते तो और बेटर जर्नी रहती है, जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। या फिर आपने ऑब्जर्व करा होगा कि भाई ये बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं, क्या ऐसी मेजर मिस्टेक्स है जिनसे बचना चाहिए बच्चों को? सर सबसे बड़ी मिस्टेक तो मुझे बच्चों की ये लगती है कि बच्चे 10 रिसोर्स के पीछे भागते हैं और फिगर आउट नहीं कर पाते कि किसको फॉलो करना है। और कभी बीच में अपनी जर्नी के बीच में टीचर्स बदलते रहते हैं और बुक्स भी अपनी बहुत सारी इकट्ठी करके रख लेते हैं और फिर समझ नहीं आता किससे पढ़ें। तो चाहे आप 1 महीना बाद शुरू कर लो, 1 महीना आप ले लो, मतलब समझदार बच्चे चाहे 1 हफ्ते में भी कर लेंगे वो चीज़, बट अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लो कि ये मेरे टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट के और ये मेरी बुक्स हैं और उन्हीं को एंड तक लेके चलना है। मैंने भी अपना रिसोर्स पहले ही 1 हफ्ते में फिक्स कर लिए थे, उनको एंड तक रखा और कभी भी फिर बीच में ये नहीं लगा कि फोमो नहीं हुआ। जैसे बच्चे सोच रहे थे यार वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या फिर वो बुक अच्छी है, एक स्टार्टिंग में फिक्स करके एंड तक वो रखो, ये बिगेस्ट एक लर्निंग है और ये बच्चों को करनी चाहिए। और सेकंड मुझे लगता है जो आप मिस्टेक अपनी अवॉइड कर सकते हो वो ये है कि आप मॉक देने के बाद ना एनालिसिस सोचते हो कि छोड़ो अगला मॉक देते हैं वो बेटर हो जाएगा, बट जब तक आप वो एनालिसिस करके चाहे आधे घंटे का ही हो अपनी वो मिस्टेक्स नहीं सुधारोगे तो अगला मॉक अच्छा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे मैंने अपना करा, हर मॉक दिया, एनालिसिस करा, फिर नेक्स्ट पे मूव करे। चाहे अगर नेक्स्ट अगले दिन नहीं दे पा रहे तो 2-3 दिन बाद दे दिया, बट एटलीस्ट इंप्रूवमेंट तो हो। और तीसरी जो एक लर्निंग या फिर एक मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं वो ये कि कुछ भी ट्रैक ना करना। मैंने अपना मॉक्स भी पूरे ट्रैक करके रखे कि कितना स्कोर है, क्या है, और अपना डेली शेड्यूल भी ट्रैक करा है। तो अपने ट्रैकर्स बनाने चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम कितना अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं। ओके ओके। अभी जैसे अभी आप मेंटरशिप भी दे रहे हो बहुत सारे बच्चों को, राइट? हाँ जी। तो क्या उनके बहुत सारे मतलब क्या कॉमन डाउट आपने को देखे होंगे कि बहुत सारा डाउट ये वाला आ रहा है, तो क्या डाउट आ रहे हैं बच्चों के भी? तो सबसे ज्यादा तो बच्चे मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट से गवर्नमेंट में मूव कर, मतलब मैंने जैसा करा है वैसे बच्चे भी करना चाहते हैं। तो बच्चे मेरे पास वो आके बात कर रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट में यहाँ पे ट्रैप्ड हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी और एक बार गवर्नमेंट साइड ट्राई करनी है। तो उनका ये वाला क्वेश्चन होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, रिसोर्सेज कौन से रखें, बुक्स कौन सी रखें, क्योंकि यूट्यूब में हम इतने सारे टीचर्स हैं और बहुत कुछ है। तो मेन उनका जो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो फिक्स करने में आ रहा है, रिसोर्सेज। तो वो मैंने उन्हें गाइड करा है कि आप अपनी एक एक चीज देखें, जो भी आपको सूट कर रहा है उसको लिख लो और वही रखो एंड तक, रिसोर्सेज नहीं चेंज करने। तो सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को रिसोर्सेज में आ रही है अभी। और सेकंड उनको अगर दिक्कत ये आ रही है जो वर्किंग वाले हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए भी मैंने उन्हें अच्छे से गाइड करा है कितने आवर्स आपके वीक में होने चाहिए, वीकडे में कितने, वीकेंड पर। ये 2 मेजर चीजें हैं। ओके। तो अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है तो कनेक्ट कर सकता है पारुल से, है ना? इनको जब भी टाइम मिलता है तो आपको गाइडेंस और मोटिवेशन और जो भी आपका रिसोर्सेज है उसके बारे में बताते रहते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ओके। अभी जैसे इस पॉडकास्ट के एंड में कुछ छूट गया हो पूछना, या फिर आपको लगता है कि ये बात और बच्चों तक जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर लास्ट में क्या मैसेज आपका होगा जो बच्चे आपको देख रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं आपसे? तो सर मेरा यही पॉइंट रहेगा, जैसे मैंने भी अपने आप को एक मतलब टारगेट दे दिया था कि मैं इस अटेम्प्ट में करूंगी और अपना वो करके दिखाया, अपनी मतलब उसमें मैक्सिमम एफर्ट डाला। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपना आपको पता होना चाहिए कि
कौन सा अटेम्प्ट आपका फाइनल है और उसमें ही अपनी 100% डाल दो, ताकि ऐसा ना हो कि आप उसके बाद दोबारा सोचो कि नहीं मेरा अच्छा नहीं हुआ, फिर से करेंगे, राइट? अपना टारगेट फिक्स होना चाहिए, अपना मैक्सिमम एफर्ट जाना चाहिए उसमें, और कोई भी कर सकते हैं इस एग्जाम को, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं चारों सब्जेक्ट्स, राइट? एक बार इस अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो आप अपना पहले सिलेबस फिनिश करें, फिर मैक्सिमम रिविजन और प्रैक्टिस करें, और फिर मॉक्स को ट्रैक करते रहें कि कितना स्कोर आ रहा है और कैसे इंप्रूव करना है। देन आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। Okay, great. Once again, thank you so much थैंक यू for your सर। time थैंक यू सर फॉर and good luck for your future. थैंक यू सो आप मच। यूपीएससी भी जल्दी क्रैक करें Thank और you so प्लेटफॉर्म much. पर आए। साथियों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा पारुल की जर्नी से, बहुत कुछ उन्होंने बताया, स्ट्रेटजी और सारा कुछ, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको सिर्फ पॉडकास्ट देखना नहीं है ना? ऐसा नहीं कि हर टॉपर के पॉडकास्ट आप देखे जा रहे हो, आप 4 या 5 टॉपर के पॉडकास्ट देखो और वहाँ से जो कॉमन चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं वो आप अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करो, फिर उसके बाद आपको कोई पॉडकास्ट नहीं देखना है। ये भी एक डिस्ट्रैक्शन ही हो जाता है कि आप डेली किसी ना किसी की जर्नी देख रहे हो। मेरा तो काम है भाई अलग अलग टॉपर्स की जर्नी लेके आप सभी लोगों के सामने लाऊं, हो सकता है कौन सी किसकी जर्नी या फिर किसकी कोई बात किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, राइट? तो बट आपको इसमें नहीं बहते जाना कि भाई देखे जा रहे हो, अपनी तैयारी करते रहो, मोटिवेशन बरकरार रखो। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, हमेशा आप पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।